स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो जो यात्री होते थे यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, तो वो जो यात्री जब एक स्थान से दूसरे देश में जाया करते थे तो उस प्रकार उस देश के प्रति उनका नज़रिया किस प्रकार का होता था, इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 का चैप्टर 5। तो इसलिए हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि भारत में आने वाले जो विदेशी यात्री थे उनका भारत के प्रति किस प्रकार का नज़रिया था, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मैंने आपको ये भी बता रखा था पार्ट 1 के वीडियो में कि जो 3 यात्रियों के बारे में हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला अल बैरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था। दूसरा इब्न बतूता, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और तीसरा फ्रांसवा बर्लियन। ठीक है, फ्रांसवा बर्लियन के बारे में हम पार्ट 3 के वीडियो में जानेंगे। तो इन 3 यात्रियों के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में कि ये किस प्रकार इसका भारत के प्रति नज़रिया किस प्रकार का था और ये भारत में कैसे आया, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इजी है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। मेरे चैनल का नाम है VH स्टडी पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पार्ट 1 की वीडियो जाके देखिए पहले। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि जो अल बैरूनी थे वो किस प्रकार भारत आए थे, उनका भारत के प्रति नज़रिया किस प्रकार का था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं जो आपका 4th चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसके बारे में भी मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था, उसे भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ये भी यूज़फुल होने वाली है। तो आइए अब इस पार्ट 2 की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि भारत आने वाले यात्रियों के बारे में कि आपकी जो फर्स्ट बुक है जिसमें आपका जो टाइम पीरियड था चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 तक का जो टाइम पीरियड था वो था 600 BC से लेकर 600 AD तक का ये काल था। लेकिन जो आपकी ये सेकंड बुक है उसमें हम पढ़ेंगे कि 500 AD से लेकर जो 1700 AD तक का जो काल था, इस काल पीरियड में भारत में क्या क्या हुआ उसके बारे में हमें सेकंड बुक में पता करना है यानी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकंड जो आपकी बुक है इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे। तो इस सेकंड बुक में हम पढ़ेंगे 5वीं सदी से लेकर यानी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में जो भी भारत में परिवर्तन हुए, जो भी भारत में हुआ, उसके बारे में आपको ये सेकंड बुक में पढ़ना है। तो मैंने आपको बता रखा है पार्ट 1 के वीडियो में कि जो 5वीं सदी से लेकर जो 10वीं सदी तक का जो काल था, इस काल में नए नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, और नए नए राजा यहाँ पर उभर कर सामने आए। फिर मैंने आपको बताया था जो 11वीं सदी से लेकर जो 17वीं सदी तक का जो काल है, उस काल में बहुत से विदेशी यात्री आए भारत और उन्होंने भारत को देखा और अपना नज़रिया अपने किताब लिखकर अपने भारत के बारे में उन्होंने बताया। तो इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अल बैरूनी थे, अल बैरूनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसी के साथ अल बैरूनी भी भारत आए थे 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो जाके उसे देखिए। इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, और जो सेकंड यात्री है जो कि भारत आए थे और उन्होंने भारत के प्रति अपना जो नज़रिया रखा, उसमें हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में, जो कि हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ये 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। फिर हम अगली वीडियो में यानी पार्ट 3 की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसवा बर्नियन के बारे में, जो कि 17वीं शताब्दी में आए थे फ्रांस से भारत। तो इन तीनों यात्रियों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इब्न बतूता के बारे में कि इब्न बतूता कौन था और ये कैसे भारत आया। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये जो इब्न बतूता था इसे एक हठीला या फिर जिद्दी यात्री भी कहा जाता है। ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था। इसे जिद्दी यात्री या फिर हठीला यात्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे यात्रा करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। इसने विश्व भर में बहुत सी यात्राएं की थी, इसलिए इसको जिद्दी यात्री या फिर हठीला यात्री भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो मोरक्को में हुआ था। अब मोरक्को कहाँ पर है, तो ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा और ये आपको यहाँ पर ये भारत दिखाई दे रहा होगा।
तो अफ्रीका में ये जो आपका पश्चिमी भाग हैगा तो यहीं पर हैगा आपका मोरक्को। तो मोरक्को में इनका जन्म हुआ था और ये यहाँ से भारत आए थे। अब सवाल उठता है क्या ये सीधा भारत आए थे एक बार में ही? तो नहीं, इन्होंने भारत आने से पहले कई देशों की यात्रा की थी। यहाँ पर यमन, ओमान और तो और यहाँ का जो आपका ये अफ्रीका का जो पूर्वी तटीय बंदरगाह है वहाँ तक की भी ये यात्रा कर चुके थे। उनके बाद फिर ये आए थे भारत। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ये जो बनाएगा तो ये सिंध के रास्ते भारत आए थे, ठीक है। इराक, यमन, इन सब की यात्रा इन्होंने कर रखी थी। तो मैंने इनको जन्म के बारे में बता दिया। ये जो इब्न बतूता थे ये एक विश्व यात्री थे, यानी विश्व में इन्होंने बहुत सी यात्राएं कर लिखी थी, इसलिए इन्हें हटीला या फिर जिद्दी यात्री भी कहा जाता है। इन्हें यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को बताइए। तो आपको उस क्वेश्चन में क्या बताना है कि उनकी यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें घटित हुई उन सभी को आपको बताना है। तो देखिए इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को हम देख लेते हैं। तो जो आपको सबसे पहले लिखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि तेजियर यानी जो मोरक्को में हैगा, तो तेजियर मोरक्को में इनका जन्म हुआ था। अब ये मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो ये जो मोरक्को में इनका जन्म हुआ था और ये जो तेजियर था ये इस्लामी कानून, आपको पता होना चाहिए, ये जो सरिया है ये इस्लामी कानून को कहा जाता है। और तो और ये जो तेजियर था ये इस्लामी कानून के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान था। इसीलिए जो इब्न बतूता थे और जो इनके माता पिता थे इनको सरिया कानून का अच्छा खासा ज्ञान था। इसलिए जब इब्न बतूता भारत आते हैं तो भारत के जो दिल्ली के सुल्तान होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, क्योंकि इब्न बतूता को कानून का अच्छा खासा ज्ञान था, ठीक है। और तो और इनको जो इब्न बतूता थे इनको यात्रा करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, इसलिए इन्हें जिद्दी यात्री या फिर हटीला यात्री भी कहा जाता है। ये नए नए देशों में जाना और नए नए लोगों से मिलना ये काफ़ी इन्हें अच्छा लगता था, इसलिए ये दूर दूर के क्षेत्रों में गए। और बात की जाए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सीधा डायरेक्ट भारत नहीं आए थे। भारत आने से पहले इन्होंने बहुत सी यात्राएं की थी। तो 1332-33 में भारत आने से पहले इब्न बतूता ने कई यात्राएं की थी। आपको ये मैप में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो इब्न बतूता थे ये भारत आने से पहले इन्होंने कई यात्राएं की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और जो आपको ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ये हैगा अफ्रीका का पूर्वी बंदरगाह। तो इन्होंने यहाँ तक की भी यात्रा कर रखे थे ये। फिर जब ये 1333 में भारत पहुँचे यानी सिंध के रास्ते जब ये भारत पहुँचे तो आप जानते हैं 1333 में सिंध पहुँचे। अब सिंध मतलब सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता था उसको सिंध कहा जाता था। तो 14वीं शताब्दी की बात है, तो उस समय तो ये जो सिंध था ये भारत के ही हिस्सा था। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि जब 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा किसके मार्ग से, तो ये स्थल मार्ग से पहुंचा भारत, सिंध पहुंचा, सिंध लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये क्यों भारत आना चाहता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भारत आना क्यों चाहता था। तो ये आना चाहता था दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए। क्यों मिलने आना चाहते थे? क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो कला और साहित्य और विद्वान के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी कि वो कला, साहित्य और जो विद्वान लोग थे उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो इसलिए जो इब्न बतूता थे वो भी एक तरह से उन्हें भी कानून का अच्छा खासा ज्ञान था, तो वो भी एक अच्छे खासे विद्वान थे, तो वो उनसे मिलना चाहते थे। और जब तुगलक से उन्होंने मुलाकात की तो तुगलक ने उनके इस इतने अच्छे कानून के ज्ञाता होने के कारण उन्हें जो है दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। और जो इब्न बतूता था वो कई सालों तक काजी के पद पर नियुक्त रहा, लेकिन कुछ वर्ष बाद ही जो तुगलक था उसकी एक गलतफहमी हो गई और उसकी गलतफहमी से उसने इब्न बतूता को कारागार यानी जेल में डलवा दिया। और जब तुगलक की ये गलतफहमी दूर हो गई तो उसने इब्न बतूता को दोबारा से राजकीय सेवा में ले लिया। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इब्न बतूता को जब ये राजकीय सेवा में दोबारा ले लिए, जब तुगलक की गलतफहमी दूर हो गई, तो इन्होंने इब्न बतूता को एक दूत के रूप में बहुत से देशों में भेजा। कहाँ भेजा? तो चीन में इन्होंने भेजा। तो जो तुगलक था उसने 1342 में इब्न बतूता को चीन दूत के रूप में भेजा। इसके अलावा इन्होंने अन्य देशों की भी यात्रा की। तो घर जाने से पहले यानी कि 1347 की यात्रा, तो मालाबार, आप जानते हैं यहाँ पे ये मालाबार है, तो मालाबार से मालदीव गया।
जहाँ पर वो 18 महीने तक जो है काजी के पद पर नियुक्त रहा। फिर श्रीलंका, फिर बंगाल, फिर असम के रास्ते वो असम गया, फिर वहाँ से वो जहाज़ पकड़ के सुमात्रा गया, फिर वहाँ से बीजिंग गया, और इस प्रकार वो 1347 में घर जाने का इन्होंने निर्णय ले लिया। तो जो इब्न बतूता था उसने जब इतनी लंबी चौड़ी यात्रा की तो उसने बताया अपने यात्रा वृतांत में कि जो 14वीं सदी की जो यात्रा थी वो करना काफ़ी ज़्यादा कठिन और जोखिम भरा था। क्यों? क्योंकि इस समय असुरक्षा और खतरे से भरा हुआ ये समय था। यात्राओं के दौरान जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हें डाकू का भी सामना करना पड़ा, बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा ये जो यातायात के जो साधन थे वो भी इनके पास काफ़ी कम थे, जिनके कारण इनको यात्रा करने में काफ़ी अधिक समय लगा। तो ये सभी समस्याओं के बावजूद भी इब्न बतूता ने यात्रा की, और इसीलिए इन्हें जिद्द यात्री भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी यात्रा को पूरा किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि जब ये भारत पहुँचे तो इन्होंने भारत को देखा और इन्होंने भारत की संस्कृति को, भारत के जो भी शहरों को देखा, तो उसके बारे में इन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा इनके बारे में, और उनकी पुस्तक का नाम था रियला। तो आपको ये याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अल बैरूनी थे, उनके जो पुस्तक का नाम था वो था किताब उल हिंद। तो उसी प्रकार जो इब्न बतूता थे उनकी पुस्तक का नाम है रियला। तो रियला इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या क्या बातों का वर्णन किया है, तो इन्होंने बताया कि भारतीय शहरों का इन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने भारतीय कृषि का वर्णन किया है, और भारत में जो डाक व्यवस्था जो प्रचलन में थी उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने दास प्रथा का भी वर्णन किया है। तो आपसे एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, इन्हीं 4 में से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं शहरों के बारे में कि अल बैरूनी के द्वारा भारतीय शहरों का किस प्रकार वर्णन किया गया, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि अल बैरूनी के द्वारा भारतीय डाक व्यवस्था का किस प्रकार वर्णन किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। बाकी दास वाला और कृषि वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया है। बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं, बस आपको सीधा ये करा देते हैं कि अल बैरूनी के द्वारा भारतीय शहरों का वर्णन, और आपको पता नहीं चलता है कि ये कहाँ इन्होंने वर्णन किया है। तो इन्होंने अपना वर्णन किया है अपनी पुस्तक रियला में, जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके इन सभी के डिटेल में जान लेते हैं। तो जो इब्न बतूता के द्वारा भारतीय शहरों का वर्णन किस प्रकार किया गया, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो जब इब्न बतूता भारत आए तो उन्होंने भारतीय शहरों को देखा, और उन्होंने देखा कि जो भारतीय शहर थे वो काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी वाले थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, और जो अधिकांश लोग थे वो काफ़ी समृद्ध थे। इब्न बतूता ने बताया कि जो भारतीय शहर थे वो इच्छा शक्ति और संसाधनों से पूरी तरह से भरपूर थे, और कौशल वाले लोगों के लिए यहाँ पर भरपूर अवसर थे। बिल्कुल अवसर की यहाँ पर कमी नहीं थी। इन्होंने बताया कि यहाँ की जो सड़कें होती थी वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती थी, और इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में ये भी बताया कि जो भारतीय शहर थे वहाँ के जो अधिकांश शहर थे वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाले और चमकदार वहाँ की सड़कें होती थी। इसी के साथ साथ रंग बिरंगे और सुंदर बाजार भी हुआ करते थे, जो कि अलग अलग प्रकार के वस्तु से पूरी तरह से भरे हुए होते थे। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो बाजार थे वो सिर्फ और सिर्फ खरीद बिक्री के लिए नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र बन चुके थे। और जो अधिकांश बाजार थे उनमें आपको एक मंदिर और एक मस्जिद जरूर देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में ये बताया। इन्होंने बताया कि अल बैरूनी के इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली भारत का जो है सबसे बड़ा शहर था, और जो दौलताबाद था जो कि महाराष्ट्र में था, तो वो भी कम नहीं था। वो आकार में दिल्ली को आराम से चुनौती दे सकता था। जो अधिकांश शहर थे उनमें एक मंदिर और एक मस्जिद जरूर हुआ करता था। और हालांकि जो इब्न बतूता थे उन्हें शहरों की समृद्धि का वर्णन करना उतना अच्छा नहीं लगता था, उनकी इतनी ज़्यादा उसमें रुचि नहीं थी। लेकिन फिर भी अब सवाल उठता है कि फिर इतिहासकारों ने इनके वर्णन में इसका प्रयोग क्यों किया है। तो इतिहासकारों ने इनके विवरण का प्रयोग इसलिए किया है ताकि ये पता चल सके कि जो शहरों की जो समृद्धता थी उसका जो बेस था, उसका जो आधार था, वो गाँव की जो कृषि अर्थव्यवस्था थी उस पर बेस्ड था। क्योंकि जो कृषि से जो उत्पाद बनता था उसी को बाजारों में बेचा जाता था, और जिससे जो बाजार होते थे वो पूरे से अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए थे। उन्होंने बताया कि भारत में जो मलमल के कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, इसीलिए जो केवल अमीर आदमी होते थे, जो धनी आदमी होते थे, वही इन्हें पहन सकते थे। जो सामान्य लोग होते थे वो सामान जो सस्ते होते थे, रेशों से बने हुए धागे होते थे, उनका ही उपयोग करते थे। इन्होंने अपने वृत्तांत में ये बताया।
भारतीय शहरों को लेकर। फिर अब जो आपका नेक्स्ट आएगा वो आएगा इब्न बतूता के द्वारा भारतीय कृषि का वर्णन। तो इन्होंने बताया कि जो भारतीय कृषि थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, यहाँ पर उपज काफ़ी अधिक होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो भारत की जो मिट्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, जिस कारण यहाँ पर जो उत्पादन होता था वो काफ़ी अधिक होता था। तो ऐसे में जो किसान होते थे वो एक ही वर्ष में 2-2 फसलें उगा सकते थे आसानी से। तो इसीलिए उन्होंने बताया अपने वृत्तांत में कि यहाँ पर 2 फसलें उगाई जाती थी एक साथ एक ही साल में। और यहाँ की जो प्रमुख फसलें थी वो थी ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ और चावल की फसलें। इन्होंने जो ये इब्न बतूता थे ये नारियल और पान से बिल्कुल अपरिचित थे, इन्हें पता नहीं था ये नारियल और पान होता क्या है, ये बिल्कुल इनके लिए नया था। इब्न बतूता के अनुसार जो शहरों की जो समृद्धता थी वो कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, इन्होंने अपने वितरण में ये बताया। अब बात करते हैं कि जब इन्होंने पहली बार नारियल और पान को देखा तो इनका वर्णन किस प्रकार इन्होंने किया। क्योंकि जो इब्न बतूता मोरक्को से आए थे तो मोरक्को में इस प्रकार के नारियल और पान नहीं मिलते थे। तो ऐसे में इसी तरीके से उन्होंने जब नारियल को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह है। तो जब इब्न बतूता ने पहली बार नारियल के वृक्ष को देखा तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ऐसा ही पेड़ जो है उनके यहाँ पर खजूर का होता था। उन्होंने बताया कि जो एक फल है वो कटफल के प्राप्त होता है और दूसरा खजूर। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो इब्न बतूता थे उन्होंने नारियल की तुलना मनुष्य से की। उन्होंने बताया कि जो नारियल है वो मनुष्य के सर की तरह है, और उन्होंने बताया कि जो नारियल का जो फल है वो एक ऐसा फल रहेगा जिसका जो ऊपरी भाग है वो मनुष्य के जो खोपड़ी होती है, आप जानते हैं दिमाग, उसकी तरह बिल्कुल कठोर रहेगा, और उसका जो अंदर वाला जो भाग है मस्तिष्क का जो अंदर वाला भाग है वो काफ़ी ज़्यादा नरम है। और जो आपने देखा होगा कि नारियल के ऊपर बाल बाल से रेशे लगे होते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो मनुष्य के जो बाल की तरह ये बिल्कुल रेशे दिखाई देते हैं, जिनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैगी और जहाज़ को सिलने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है इनको। जब इन्होंने पान को देखा तो इन्होंने बताया कि जो पान था ये कोई फूल नहीं था, बल्कि ये केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता था। इन्होंने बताया कि खाने से पहले इसमें सुपारी डाली जाती थी, और जब तक छोटे छोटे टुकड़ों नहीं हो जाते थे तब तक इन्हें मुंह में रख के ही चबाया जाता था। तो ये था इब्न बतूता ने जो नारियल और पान का वर्णन किया, वो कुछ इस प्रकार का था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं इसे, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता के द्वारा भारतीय संचार का वर्णन किस प्रकार किया गया। तो जब ये भारत आए, इन्होंने भारत में संचार व्यवस्था को देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। इन्होंने यहाँ की जो संचार व्यवस्था थी इसको इन्होंने उत्तम बताया। क्यों? इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो व्यापारी मार्ग थे वहाँ पर छोटे छोटे विश्राम गृह थे वो बनाए गए थे, ताकि जो यात्री होते थे वो वहाँ पर रुक के आराम कर सके। इन्होंने बताया अपने वृत्तांत में कि जो भारत में संचार प्रणाली थी वो 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? तो पहली थी अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था। अब ये क्या थी, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इनके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि अश्व यानी इसमें घोड़े के द्वारा जो है जो खत होता था उसको पहुँचाया जाता था, यानी कि इसे जो है उलुक भी कहा जाता था। और इस व्यवस्था में क्या था कि 4 मील पर राज्य के घोड़े को खड़ा किया जाता था, और घोड़ा जो है संदेश लेकर जाया करता था, यानी 4 मील, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो एक घोड़ा जो दौड़ दौड़ के यहाँ पर जाता था और दूसरे घोड़ों को ये संदेश दिया करता था, और ऐसे जो है भारतीय संचार व्यवस्था थी। दूसरी व्यवस्था थी पैदल डाक व्यवस्था। अब इसके नाम से पता चल गया पैदल, यानी इसमें जो व्यक्ति होता था वो पैदल जाता था और अपने हाथ में इस प्रकार का घंटी लेके जाया करता था, ताकि जब वो दौड़े तो घंटी बजे, और जिससे जो दूसरा वाला व्यक्ति होता था वो बिल्कुल तैयार हो जाता था उसको लेने के लिए, संदेश को लेने के लिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या था कि हर 1 मील पर 3 स्थान होते थे जिसे दावा कहा जाता था, यानी कि 1 मील पर जो है 3 व्यक्ति होते थे जिसे दावा कहा जाता था, स्थान होते थे। इसमें संदेशवाहक के हाथ में छड़ लिए वो दौड़ता था, और उसकी छड़ में एक घंटी लगी होती थी, और हर मील पर एक संदेशवाहक उस छड़ को लेने के लिए तैयार रहता था। तो इन्होंने इस प्रकार इसका वर्णन किया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो आपका लास्ट हैगा वो हैगा, इन्होंने जो दास प्रथा का वर्णन किया है उसके बारे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जब दास व्यवस्था को देखा तो इन्होंने बताया कि जो दास होते थे वो बिल्कुल बाजारों में जैसे हम सामान खरीदते हैं ना, जो वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से
दासों को भी बाजार में खरीदा और बेचा जाता था, और जो दास होते थे उसको गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता था लोगों को। इब्न बतूता ने अपने वृतांत में बताया कि जब वो सुल्तान तुगलक से मिलने गए तो उन्होंने भी उसके लिए सुल्तान तुगलक से और गवर्नर को भेंट के रूप में दास, घोड़े और किशमिश दिए थे। उन्होंने बताया था कि जो दासियों के जो मूल्य होता था वो काफ़ी कम होता था, लेकिन दासों का मूल्य अधिक होता था। क्यों? क्योंकि दासों से जो है काफ़ी कठिन कठिन काम करवाया जाता था, उनसे जो है पाले उठवाया जाता था, उन्हें जो है घर के काम दिए जाते थे करने के लिए। लेकिन जो दासियाँ होती थी उनका काम संगीत और गायन के काम में ही उनका उपयोग किया जाता था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये होता है आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, ये पार्ट 2 की वीडियो फिनिश होती है। पार्ट 3 की वीडियो में हम जानेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे।